तमाम नौजवान साथियों, और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात की बड़ी खुशी भी है कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें मैं अगर कहूँ कि वो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की नींव की ईंट है, वो यहाँ पे मौजूद हैं तमाम, और हर इलाके के लोग मौजूद हैं। एक एक दो दो चार चार की तादाद में हर इलाके के लोग मौजूद हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है। उसमें बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो बहुत दिनों बाद आज उलमा काउंसिल की किसी जलसे में तशरीफ़ फरमा है, पर वो लोग ऐसे हैं जो उलमा काउंसिल की बुनियाद में शामिल थे। उलमा काउंसिल की बुनियाद रखने में उनका बड़ा किरदार रहा है। मैं अपनी बात को सबसे पहले इस बात से शुरू करूंगा कि मैं अपने ज़िला सदर साहब को मुबारकबाद देता हूं। आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ज़िला सदर साहब को मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि आज यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं, जो पुराने साथी हैं, जो नए साथी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीच में बिछड़ गए थे पर आज हमारी सफ़ों में दोबारा मौजूद हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये पूरी की पूरी कोशिश हमारे ज़िला सदर साहब की है। क्योंकि मैं भी एक बड़ा पदाधिकारी हूँ, बड़े पद पे हूँ। यहाँ जो डाइस पे लोग तशरीफ फरमा है वो भी तमाम लोग बड़े पदाधिकारी हैं, कुछ लोग नीचे भी मौजूद होंगे। तो ये जो यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं वो जिला सदर साहब की अपनी कोशिशों से, और उनके नीचे जो विधानसभा अध्यक्ष है या जो गांव ग्राम सभा ब्लॉक अध्यक्ष है उनकी कोशिशें हैं। इसलिए हम सभी तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं माजरत चाहता हूं एक बड़ा पदाधिकारी होने के नाते, एक जिम्मेदार होने के नाते, कि आज यौम तासीस था हमारा, आज हमारा स्थापना दिवस था, फाउंडेशन डे था। तो जो हम लोग बड़े पदाधिकारी थे, हमें भी कुछ मेहनत करनी चाहिए थी, कोशिश करनी चाहिए थी। हम लोग कोशिश नहीं कर पाए। आज के इस प्रोग्राम के लिए आप यकीन मानिए कोई दौरा नहीं हुआ। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो बड़े जिम्मेदार यहाँ मौजूद है किसी ने कोई दौरा नहीं किया। यहाँ जो आवाम मौजूद है वो खुद से लोग पहुंचे, कोई इसका इश्तिहार भी नहीं हो पाया, कोई ज्यादा ऐलान भी नहीं हो पाया, कोई कोशिश नहीं हो पाई। तो ये आपकी मोहब्बत उलमा काउंसिल के तई, ये आपका लगाव, ये आपकी अपनी तहरीक के तई कुर्बानी को दर्शाता है, दिखाता है कि आप लोग सिर्फ एक आवाज पे, वो भी सोशल मीडिया पे कुछ चला कि फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, और जिले के अलग अलग विधानसभा, अलग अलग कोने से हर जगह के लोग यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब असल मुद्दे की बात पर आते हैं। आज यौम तासीस है, आज 13वां यौम तासीस है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का, 13वां स्थापना दिवस। हमें ये समझना होगा, हमें ये समझना होगा कि आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो क्यों। अभी कलीम भाई ने आपकी तारीख पे थोड़ी सी रोशनी डाली, यकीन मानिए रोंगटे खड़े होंगे, आंख में आंसू जैसा आने लगा, क्योंकि वो दिन हम लोगों ने, मैंने जैसा कि कहा यहाँ तमाम नींव की के लोग मौजूद हैं, हम लोगों ने अपनी आंखों को देखा है, उस दिन को देखा है। हेलो भाई, माइक वाले कहाँ? हम लोगों ने उन दिनों को अपनी आंखों से देखा है। आप एक बार को इस बात को सिर्फ महसूस करने की कोशिश करेंगे कि सन 2008 का वो दौर, यही 19 सितंबर को इनकाउंटर होता है बटला हाउस का, उसके बाद जो आजमगढ़ के हालात होते हैं, तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते। मगरिब के बाद का वो वक्त, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जो यहाँ से जाएंगे और अपने गांव और अपने मोहल्ले, अपने घरों तक जाएंगे। वो एक बार को उस वक्त को महसूस करें कि मगरिब के बाद लोगों के दरवाजे तो छोड़िए, खिड़कियां भी नहीं खुलती थी। अगर घर पे बाप भी आकर, घर का मालिक दरवाजा ठोक रहा है, तो एक बार खिड़की से, एक बार छत से झांक कर कंफर्म किया जाता था कि हाँ, कि घर का मालिक ही है, घर का बाप ही है, जो दरवाजे पे कहीं उसके पीछे एटीएस और एसटीएफ और इस तरह के लोग तो नहीं है जो कहीं उसके पीछे हमारे घरों में छापा मारने नहीं आ रहे। उस वक्त भी सेकुलर हुकूमतें थी, यहाँ पे बसपा की हुकूमत थी, मुलायम सिंह यादव जी की कई यहाँ पे विधायक थे, मेरे ख्याल से 7-8 विधायक थे जो हमारे सो कॉल्ड मसीहा है सियासी, उनके लोग हुकूमत में थे। यहाँ पे जो सांसद थे उन्हें कहा जाता था शेरे हिंद और शेरे पूर्वांचल, वो भी बहुत ताकतवर और बहुत हिम्मत वाले थे, मुसलमान यहाँ के सांसद थे। उसके बावजूद जो हालात थे, कोई मगरिब के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। उस वक्त जो लोग बाहर निकले अपने मदारिस से, अपनी खानकाहों से, वो कोई पेशेवर सियासतदान नहीं थे, ना उनकी
तमन्ना थी कि सियासत में जाना है, ना उनका ये ख्वाब था कि सियासत में जाना है, ना उनकी नस्लों में कोई सियासत में रहा होगा। हाँ, हमारी नस्लों में मुल्क को आजाद कराने वाले थे हमारे दादा मियां, हमारे परदादा फ्रीडम फाइटर तो जरूर थे। हमारे नाना ब्रिगेडियर उस्मान लगते थे, उन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून बहा दिया, अपना सर कलम करवा दिया। पर सियासत पेशेवर सियासतदान नहीं थी। सियासत में आने पर मजबूर हुए हमारे वालिद साहब, हमारे उलमा किराम, जिन्होंने कुर्बानी दी, जो इस शेर के साथ आगे बढ़े कि मदरसा उससे कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए। और खिलाफे जुल्म जब आवाज दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। आप महसूस कीजिए दर्द, उस वक्त को, उन हालात को महसूस कीजिए। आज लोग कहते हैं उलमा काउंसिल कमजोर हो गई, वो ख्वाब ख्याल में है। आज हमारे कौमी सदर अक्सर इस बात को कहते हैं कि जब उलमा काउंसिल का स्टेज उस वक्त लगा करता था तो 3 तरह की भीड़ हुआ करती थी। एक वो भीड़ जो अपने किसी जाती मफाद के बिना मिल्लत की मफाद में, कौम के मफाद में, मिल्लत के मुस्तकबिल नौजवानों के मफाद में, उनकी हिफाजत के, अपने बहन बेटियों की आबरूओं की हिफाजत के लिए वो अपने घरों से बाहर निकलकर उलमा काउंसिल के साथ, उलमा काउंसिल की कारवा को आगे बढ़ा रहे थे। एक दूसरी भीड़ वो थी जो उस वक्त के जो हालात थे, उनके तमाम सियासी मसीहाओं ने, तमाम सियासी आकाओं ने, वो सपा के लोग, बसपा के लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, तमाम सियासी आकाओं ने धोखा दे दिया था। तो उन्हें जो सर पे तूफान था, उस तूफान से अपनी हिफाजत के लिए एक साया चाहिए था। उस साये की शक्ल में उन्हें उलमा काउंसिल नजर आई, इसलिए वो उलमा काउंसिल के साये के नीचे भीड़ लगा ली। और एक तीसरी भीड़ वो थी जो तमाशा देखकर भीड़ लगाती थी। आज जब हालात थोड़े बेहतर हो गए, आज जब हालात आसान हो गए, तो जो तमाशा देखने वाली भीड़ थी वो दूसरा तमाशा देखने लगी, क्योंकि बहुत से जमुने यहां पर दोबारा नया तमाशा दिखाने के लिए आ गए। सपा बसपा कांग्रेस भाजपा के वो लोग जो यहां पर उस वक्त जब उनके सियासी आकाओं ने धोखा दे दिया था, तो उलमा काउंसिल के साए में आकर आपकी सफों में खड़े हो गए और कहने लगे कि हम आपके साथ हैं। जब हालात बेहतर हो गए, मुस्बत हो गए, तो वो फिर अपने घरों को वापस लौट गए, क्योंकि उनकी रोजी रोटियां सिर्फ उससे चलती थी क्योंकि सियासत उनका पेशा था। सियासत कौम मिल्लत की बका के लिए वो नहीं कर रहे थे। उसके बाद आज भी वो लोग जिन्होंने सिर्फ कौम और मिल्लत के मफाद में सियासत में कदम रखा था, आज भी उलमा काउंसिल के उस झंडे को बुलंद कर रहे हैं, उलमा काउंसिल के कारवा को मजबूत कर रहे हैं। और आज उलमा काउंसिल का वो कारवा, उलमा काउंसिल का वो पौधा जिसे आपने अपने खून पसीने से सींचा था, वो बीज जो यहाँ तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने लगाया था, वो बीज आज 14 स्तूपों में अपने उस पेड़ के साए को दे रहा है। आज उस पेड़ पर अभी भी फल नहीं आए। हमारी जो जुस्तजू है, हमारी जो स्ट्रगल है, हमारा जो संघर्ष है, वो इसलिए है ताकि उस पेड़ पे फल आ सके और उस फल को हमारे नौजवान खा सके, हमारी आने वाली नस्लें खा सके। आज 14 सूबों में उलमा काउंसिल काम कर रही है। आज जब कहीं भी एटीएस और जो इस तरह के मुसलमानों पे, मजलूम मुसलमानों पे, बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों पे जब जुल्म होता है, तो गाए बगाए लोगों को एक नाम जरूर याद आता है, वो उलमा काउंसिल का नाम। और आपकी खिदमत, आपने अपनी खिदमत करके दिखलाया भी। मध्य प्रदेश में, रतलाम में, नीमच में, झबुआ में जब जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, मुसलमान लड़कों की बेगुनाहों की गिरफ्तारियां हुई, तो उलमा काउंसिल का कारवा, नसीम साहब यहाँ मौजूद हैं, अनिल सिंह जी मौजूद हैं, ये लोग जाते हैं, मौलाना शाह अख्तर साहब जाते हैं, वहां दर्जनों की तादाद में लड़कों को, बेगुनाह लड़कों को छुड़वाते हैं। मुंबई में कतिल सिद्दीकी बिहार का बच्चा था, उसका मामला हुआ तो उलमा काउंसिल नजर आई। बंबई में वहां पे जो इमाम साहब थे, बंबई की जामा मस्जिद की, उनकी जमानत लेने वाला कोई नहीं था, तो वहां उलमा काउंसिल नजर आती है। लोग कहते हैं उलमा काउंसिल की खिदमत क्या है। मैं उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा हूं। सैफुल्ला एनकाउंटर होता है कानपुर में, लखनऊ में, तो जब किसी की याद आती है तो लोग उलमा काउंसिल को याद करते हैं और अस्पताल में भर्ती रहते हैं। आपके कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब, अस्पताल से डॉक्टर मना करते रह जाते हैं। मरहूम डॉक्टर इम्तियाज साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दे, उन्होंने मना किया कि मौलाना आपकी हालत नहीं कि आप जाए कानपुर और लखनऊ।
वो छोड़कर अस्पताल से उठकर जाते हैं किसके लिए? आप बताइए किसके लिए? हमने जो नारा दिया था पहले दिन, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, आज उस नारे पे पहले दिन भी हम कायम थे, आज भी कायम थे। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, अनिल सिंह जी यहाँ भीड़ में बैठे हुए हैं, बिरबल गौतम जी बैठे हुए हैं, मैं देख रहा घनश्याम जी बैठे हुए हैं, वहां पंडित जी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं जो लोग पहले दिन से साथ थे, आपके साथ मजबूती से लगे हुए। भीड़ कभी तहरीकें, जब कोई आप तारीख उठाकर देख लीजिए, इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए, जब भी कोई इंकलाब आया है, जब भी कोई तहरीक चली है, तो कभी लाखों की भीड़ तहरीकों को लेकर आगे नहीं बढ़ी। चंद नौजवान, चंद बुजुर्ग, चंद लोगों ने आंदोलन लाया है, बदलाव लाया है। उलमा काउंसिल ने उस बदलाव की नींव रखी थी। आज उस बदलाव को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जब भी किसी माँ के, आप आदमगढ़ की अगर मैं बात करूं, आप सिर्फ अपने जिले में अपने दिलों पर हाथ रखकर पूछिए, जब भी रात में 12 बजे किसी मजलूम के घर पे छापा पड़ता है तो सबसे पहले आपके दिल में किसका ख्याल आता है? आप किसी सपा बसपा के लोगों से पूछिए, कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि जब रात में किसी मजलूम के दरवाजे पे छापा पड़ता है तो सबसे पहले किसका ख्याल आता है? किस क़यादत का ख्याल आता है? किन लोगों का ख्याल आता है? आपका दिल गवाही देगा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का। आप पूछिए, मैं पूछता हूं आपसे, आता है कि नहीं आता? बताइए मुझको। ये तहरीक, ये यकीन, ये विश्वास कैसे पैदा हुआ? ये आपकी तहरीक ने, आपके लीडरों ने ये विश्वास पैदा किया है। लोग कहते हैं कि उलमा काउंसिल कमजोर हो रही है, लोग कहते हैं उलमा काउंसिल वाले आवाज नहीं उठा रहे हैं। भाई कहां कमजोर हो रही है? जब भी कोई मसला पड़ा, आपकी तहरीक, आपके लीडर, आपकी क़यादत खड़ी रही, आपके लीडरों ने आवाज उठाई। आप देखिए सीएनआरसी का मुद्दा हुआ, सीएनआरसी का मसला सामने आया, सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यही डीएवी तिराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने सबसे पहले अगर कोई खड़ा हुआ, रात में 12 बजे पार्लियामेंट में बिल पास होता है, अगले दिन गांधी प्रतिमा पे हम लोग पूरा नूरुल हुदा साहब और तमाम सारे नौजवान खड़े होकर, मुंह पे काली पट्टी बांधकर खड़े होकर सीएनआरसी बिल के खिलाफ विरोध करते हैं। आज पूरे मुल्क में तमाम जितनी सियासी पार्टियां हैं, वो चाहे सो कॉल सेकुलर पार्टियां हो, वो चाहे मुस्लिम क़यादत की पार्टियां हो, आप मुझे बताइए, मैं चैलेंज के साथ आपसे पूछता हूं, लोगों से ये पूछिए जाकर, लोगों के बीच में ये बात रखिए कि चैलेंज के साथ कहता हूं, बता दें सिवाय उलमा काउंसिल के कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जेल में गए सीएनआरसी मुद्दे पे? है कोई आपके सामने? जो लोग गए वो मासूम लोग थे, मजलूम लोग थे, धोखे में चले गए, पर किसी पार्टी की क़यादत फ्रंट से लीड करते हुए जेलों के पीछे नहीं गई। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की क़यादत गई, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लीडरान गए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कार्यकर्ता जेलों में गए, और जब जरूरत पड़ी, जब गए भी, तो आपकी क़यादत, आपकी लीडरशिप, आपके कार्यकर्ता जिस भी लायक थे, आपके पीछे मजबूती से खड़े रहे। मौत की तरह आपको यतीम नहीं छोड़ दिया कि आपको कोई पूछने वाला नहीं था। और जब यहां पर आपने देखा कि आपकी लीडरशिप पे, आपकी क़यादत पे एनएसए तक लगाया गया, पर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आपकी तहरीक थी जिंदा, आपकी आवाज उठाने वाली लीडरशिप थी। वरना वही मऊ में देख लीजिए, जो बच्चे गए सीएनआरसी में, उन पे पहले गिरफ्तारी हुई, फिर गैंगस्टर लगा, फिर गुंडा एक्ट लगा, फिर एनएसए लगा। भदोही में भी यही हुआ, जो उसके बाद और जो बनारस में भी यही हुआ, वेस्टर्न यूपी में तमाम जिलों में, मेरठ में यही हुआ। पर जहां जहां उलमा काउंसिल मजबूत थी, जहां आपकी तहरीक मजबूत थी, जहां आपका कार्यकर्ता मजबूत थे, जहां आपकी लीडरशिप थी, जहां आपकी क़यादत थी, वहां ठीक है, उस दिन पे भले से गिरफ्तारी हुई, जो मुकदमात लगे, पर बाद में न किसी पे गैंगस्टर लगा, न गुंडा एक्ट लगा, न एनएसए लगा। ये क्यों हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बहुत ताकतवर थे या हमारे अंदर कोई अलग से सुर्खात के पर थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप पॉलिटिकली अवेयर थे, आप जागरूक थे सियासी तौर पर, आप मुत्तहिद थे, आपकी यही थोड़ी सी तादाद थी, पर उन्हें पता था कि यहाँ का मुसलमान, आजमगढ़ का मुसलमान राजनीतिक तौर पर उलमा काउंसिल के झंडे और बैनर के तले मुत्तहिद है। हमने एक झटके में गिरफ्तार तो जरूर कर लिया है, पर अगर लगातार हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें देर नहीं लगेगी, ये सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे और हमारी ईद से ईद बुझा लेने की ताकत रखते हैं। मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते की हो। जब 2008 में उलमा काउंसिल कायम हुई, आज जो 4 अक्टूबर का दिन है, कलीम साहब ने भी बताया कि 4 अक्टूबर को पहली मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सिर्फ यही कहा गया था कि मैं आज सच पे हूं
तुम खुशगुमान मत होना। मैं आज वक्त पे हूं, तुम खुशगुमान मत होना। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। और यही हुआ। आपने वक्त रहते अपने उलमा की क़यादत में एक तहरीक खड़ी कर दी, और आज तमाम वो बच्चे, आज मैं देखता हूं बहुत से ऐसे नौजवान हमसे आकर कहते हैं कि आपको सियासत नहीं पता, हमारी लीडरशिप पे तंज करते हैं कि आपको क़यादत नहीं पता, आपको सियासत नहीं पता, आपने क्या कर लिया। एक MP MLA 10 साल में 13 साल में नहीं बना पाए। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, वो बच्चे जब उनके घरों में उनकी माए कंबलों और चादर में उनके दुपट्टे में अपने दुपट्टे के साए में छिपाई हुई थी कि बाबू बाहर मत जाए, कहीं नजर में चढ़ गए उनके तो उठा के लेके चले जाएंगे। तब हमारे लीडरान जो यहाँ डाइस पर बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग जो पीछे यहाँ पब्लिक में बैठे हुए हैं, वो उन नौजवानों के लिए सड़कों पर लड़ रहे थे। उनके लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर आजमगढ़ एक कर दिया था। आज वो बच्चे जब खड़े हो गए 16, 17, 18, 20, 22 साल के हो गए, तो हमसे पूछते हैं कि आपने किया क्या 13 साल में। हम उन्हें क्या बताएं कि 2008 के वो क्या हालात थे। आज सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो हालात खत्म नहीं हुए। आजमगढ़ में आपकी तहरीक जिंदा थी, आप खड़े हो गए उनके खिलाफ, पर आज देख लीजिए वो हालात कभी बिहार में पड़े, कभी महाराष्ट्र में पड़े, कभी मध्य प्रदेश में पड़े, कभी मुंबई में पड़े, कभी दिल्ली में पड़े। अभी आपने देखा आज जो हमें गैरों से शिकवा नहीं है, हमें गैरों से कोई शिकवा नहीं। गैर तो हमारी मुखालफत करते तो कोई बात नहीं, पर जबकि मैं देखता हूं कि गैर तो हमारी मुखालफत करते ही नहीं। आप किसी आम हिंदू भाई से जाइए जो किसी सियासी दल से नहीं जुड़ा हो, जो सपाई बसपाई भाजपाई कांग्रेसी नहीं होगा, उससे पूछे कि उलमा काउंसिल के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो कहेगा कि भैया देखा जौन है ठीक है, पर अपने समाज की आवाज उठाता है। वो एक बार को आपके लीडर को फसादी जरूर कहेगा, पर कहेगा कि वो अपने समाज के, अपने लोगों की आवाज उठाता है। पर जब आप अपने लोगों के बीच जाइए, आप मुसलमान के बीच जाइए, जो लोग जिनका पेट भरा हुआ है, जो सेठ बनते हैं, जो मठधीश बनते हैं, जो अपने सियासी आका सपा बसपा भाजपा और कांग्रेस को मानते हैं, जब आप उनके बीच में जाकर अपनी बात रखते हैं, जब आप कहते हैं उलमा काउंसिल से हैं, या अगर अपनी लीडरशिप की बात करते हैं, तो आपकी मुखालफत सबसे ज्यादा वही करते हैं। आपकी किरदार में दाग वो तलाशते हैं, आपकी क़यादत पे सबसे ज्यादा तनकीद वही करते हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं कर रहे हैं कि वो जिस नाव में छेद कर रहे हैं, वो उसी नाव पे खुद सवार है। हम तो डूबे चाहे ना डूबे, क्योंकि हमें तो 2008 में हमारी इस लीडरशिप ने तैरना सिखा दिया था, हम तैर कर डूबेंगे। पर तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। वो नाव जो उलमा काउंसिल जिस नाव ने तुम्हें साया दिया, तुम्हें उस तूफान से बाहर निकाला, और आज भी उस नाव में लेकर चल रही थी, तुम उसी नाव में छेद कर रहे हो। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उस नाव में अगर छेद हुआ तो डूबोगे तुम खुद। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं बस आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि अपनी इस क़यादत को मजबूत कीजिए। उलमा काउंसिल है, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता इसमें कोई मेरा रिश्तेदार है या मैं आपका रिश्तेदार हूं। हमारी जो रिश्तेदारी है, पर यकीन मानिए हमारा जो लगाव है, हमारी जो रिश्तेदारी है, अभी यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, अगर मुझे खून की जरूरत पड़े या आपको खून की जरूरत पड़े, तो मैं समझता हूं कि मैं अपने रिश्तेदार को बाद में खून दूंगा, आपको पहले खून दूंगा। और आप भी अगर मुझे खून की जरूरत पड़ जाए तो आप मुझे पहले खून दे देंगे, अपने रिश्तेदार को बाद में देंगे। ये जो ताल्लुक, ये जो मोहब्बत, ये जो लगाव पैदा हुआ है, ये दुनिया की पूरी ताकत एक हो जाए, ये लगाव, ये मोहब्बत नहीं पैदा कर सकती। ये लगाव अल्लाह ने हमारे बीच में पैदा किया है, क्योंकि ये क़यादत सच्ची है, ये क़यादत का लगाव, ये अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की जुस्तजू है। ये हमारी उन माँ बहनों के आंसुओं को पोंछने की जुस्तजू है, जिनके बच्चे आज भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है। आप एक बार को सोचिए, अभी 22 साल के बाद, 26 साल के बाद कश्मीर का एक नौजवान छूटा। जब वो जेल में गया था, उसकी बेटी 2 साल की थी, आज उसकी बेटी की शादी हो गई। ये हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाइयों के साथ भी हो सकता है, और कुछ बच्चों के साथ हो रहा है आज जो सलाखों के पीछे। पर वो लिस्ट बहुत लंबी थी, जो लोग हैं वो जानते हैं। आपकी इस तहरीक ने मजबूती से मुकाबला किया और आपके लिए साया बनकर खड़ी हुई, तो हमारे नौजवान आज महफूज है, जो आज हमें राय देते हैं, मशवरा देते हैं। जो लोग कहते हैं कि 13 साल में उलमा काउंसिल का एक भी विधायक नहीं जीत पाया, अरे भाई यहाँ पे तमाम आपने मुसलमान विधायक और मंत्री बनाए, कौन आपके लिए खड़ा हो गया? उस वक्त भी तमाम मुसलमान विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, किसने आपके लिए आवाज उठाई? तो ऐसे नामर्द विधायक और मंत्रियों की जरूरत ही नहीं है, और उलमा काउंसिल को ऐसा नामर्द विधायक मंत्री बनाना ही नहीं है। कभी विधायक
और सांसद बनाना हमारी मंजिल नहीं थी। ये हमारी मंजिल का मील का पत्थर जरूर हो सकता है, पर हमारी मंजिल ये नहीं हो सकती। ये माइलस्टोन जरूर हो सकता है, पर डेस्टिनेशन नहीं है। हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, विधायक भी बनाएंगे, मंत्री भी बनाएंगे। अभी रिजवान साहब हमारे महाप्रधान है, आपने उनकी तकरीर सुनी। जिस दिन वैसे ही मजबूत मुस्तहकम यहां से लोगों को कर लेंगे तो हमारे बीच इन्हीं में से हो सकता है आपका अगला विधायक यही रिजवान भाई हो सकता है आपका अगला विधायक यही मुझे हो, करीब जाना ही। हमें वो यकीन पैदा करना है। आपने सोचा था आज आजमगढ़ में, आजमगढ़ की आवाम को यह सोचना होगा। आप जाइए अपने गांव में, यह पैगाम लेकर जाइए, लोगों से कहिए कि यह सोचना होगा। अफसोस का मकाम है कि हम सिर्फ एक महाप्रधान जिता पाए। हमने, लोग कहते हैं उलमा काउंसिल कमजोर हो गई है। हमने इससे पहले 11 महाप्रधान जिताया था। 2015 के चुनाव में हम एक भी महाप्रधान नहीं जिता पाए, पर आज 2021 के चुनाव में हमने एक महाप्रधान आजमगढ़ में दिया, हमने एक महाप्रधान जौनपुर में दिया, हमने एक महाप्रधान बहराइच में दिया, हमने एक महाप्रधान मुरादाबाद में दिया, हमने एक महाप्रधान हमीरपुर बांदा में दिया। आप मुझे बताइए उलमा काउंसिल कमजोर हुई कि मजबूत हुई? 20 सीटें हमने लड़ाई महाप्रधानी में। मैं तमाम मुल्क के और प्रदेश के मुद्दे पर मैं यही बात करना चाहता थी। लुडुल साहब ने उस पर बात की और तमाम वक्ताओं ने की। मैं सिर्फ उलमा काउंसिल पर अपनी बात को महदूद रखना चाहता हूं। हमने इस बार 20 महाप्रधान लड़ाए। एक तहरीक आई, एक पार्टी आई यहां पर, उन्होंने भी मिल्लत की पार्टी है, दूसरे स्टेट से आई है। हमने उन तक पैगाम भेजा कि आप लड़ना चाहते हो तो आइए मिलकर लड़ते हैं। जब अगर आप कहते हैं कि हम भी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आप भी बात कर रहे हैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हम भी बात कर रहे हैं, तो आइए आपस में इत्तेहाद करते हैं। पहले क़यादतें तो मुत्तहिद हो जाए, फिर कौन जमीन मुत्तहिद होगी। पर वो लोग नहीं माने। उन्होंने उन्हीं सीटों पर अपना प्रत्याशी मजबूती से लड़ाया जहां पर उलमा काउंसिल या तो पहले चुनाव जीती थी या फिर मजबूती से चुनाव लड़ती। और उसके बाद नतीजा क्या निकला? उन्हें कोई भी सीट नहीं मिल पाई और हम एक सीट तक महदूद रह गए। नुकसान किसका हुआ? नुकसान मिल्लत का हुआ। आज 86 महाप्रधान है आजमगढ़ में और सिर्फ 3 मुसलमान महाप्रधान है। एक महाप्रधान यहां पे बैठा हुआ है, एक कुटला का है और एक मगरावा का है। आप सोचिए, आजमगढ़ को कहा जाता है कि मुसलमानों का मजबूत जिला है। आजमगढ़ से वेस्टर्न यूपी में लोग, दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में आजमगढ़ की अपनी एक पहचान है और यहाँ के मुसलमानों को कहा जाता है मजबूत है यहाँ के मुसलमान। और 86 महाप्रधानी की सीट है, उसमें सिर्फ 3 मुसलमान जीते। इसका जिम्मेदार कौन? हमने तो बहुत, इसीलिए हम लोगों ने, हम भी लड़ा सकते थे 50, 60, 70, हमने सिर्फ 20 महाप्रधान लड़ाए। और जो लोग कहते हैं उलमा काउंसिल कमजोर हुई, 20 महाप्रधान लड़ाया गया और तकरीबन 35,000 वोट उलमा काउंसिल को मिला है। आप जोड़िए, एवरेज 1700, 1800 वोट हर एक सीट पे मिला। एक सीट हम जीते, 4 सीट पे सेकंड रहे, 3 सीटों पे हम थर्ड रहे। ये कमजोरी नहीं, ये मजबूती की निशानी। पर ये साथ ही साथ हमें अपना मुहासबा भी करना होगा। यहां पे तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, बहुत कम नए लोग होंगे। जो ऐसे भी लोग हैं, मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं कि वो नींव की ईंट है। मैं देख रहा हूं, मुझसे बुजुर्ग है, मैं उनसे सीखता चला आया हूं। आज जो बोल रहा हूं उनसे मैंने सीखा। पर उन्हें और मुझे, क्योंकि मैं भी पदाधिकारी हूं, ये एहतसाब भी करना होगा, अपना खुद का भी एनालिसिस करना होगा। मैं आप सबके तय जिम्मेदार जवाबदेह हूं। अगर मैं पद लेकर बैठा हूं और मैं काम नहीं कर रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जवाबदेही बनती है आपके तय, आवाम के तय, कि मैं जवाब दूं कि मुझसे क्या कमी रही, मेरी क्या गलती रही, आखिर क्या वजह मैंने काम नहीं की या मैंने काम नहीं किया। आज अगर हमारा जिलाध्यक्ष लगातार, पिछले जब से जिलाध्यक्ष बनाया गया है, लगातार मेहनत कर रहा है, बताइए मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप लोग बोलिए। यहां जितने लोग गए हैं, सबके गांव में ये गए होंगे, सबके इलाके में सबकी आज जो प्रोग्राम रखा, मैं सामने इनके कह रहा हूं, मैंने इनसे कहा भी था। मैं, आप देखिए, लोग कहते हैं उलमा काउंसिल, अभी 3 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस पे हम लोग गोवा में थे। परसों में लौटा हूं और जिस दिन लौटा हूं उसी दिन शाम में डोडेपुर हम लोग पहुंच गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत कुछ, क्यों? क्योंकि मैं जब उलमा काउंसिल का एक बड़ा पदाधिकारी हूं तो जिले में आते ही साथ मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। जब मैं बड़े पद पे हूं, उलमा काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे जिले में मेरी आवाम को, मेरे लोगों को कुछ तकलीफ हुई है तो मैं अगर कुछ नहीं कर सकता, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास MP MLA का फंड नहीं है, तो मैं कम से कम उनके बीच जाकर उनका दर्द तो शेयर कर सकता हूं। जिस दिन जिले में हाजिर हुआ भोर में, शाम में मैं डोडेपुर में मौजूद था अपने जिलाध्यक्ष के साथ।
उनका दर्द बांटने। आपको मालूम है टोडापुर निजामाबाद में क्या हादसा हुआ? 5-6 लोगों की मौत हो गई। आज भी 4-5 लोग ग्लोबल हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं। 2 लोग बीएचयू में तड़प रहे हैं। उसमें 5 साल की बच्ची भी है और 50 साल की औरत भी। उसमें नौजवान भी, ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जान दी थी लोगों को बचाने के लिए। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर हम क़यादत का दम भरते हैं तो हमें अपने लोगों के दुख में खड़े होना होगा। पर क्या जो हमारे तमाम यहाँ जिम्मेदारान बैठे हैं, जो पदाधिकारी बैठे हैं, वो अपना मुहासबा यहां से करे बैठकर कि इस प्रोग्राम के लिए कि अगर सोशल मीडिया पे प्रोग्राम दे दिया गया तो क्या सिर्फ देश की जिम्मेदारी बनती है? ये हमने कितना खून किया, हम अपने साथ कितने लोगों को लेकर आए, हमने कितने लोगों को बुलाया, हमने कितनी जगह का दौरा किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? उलमा काउंसिल जो हमने शेर पढ़ा कि मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए, और खिलाफे जुल्म जब आवाज दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के नाकों से निकल आए। वो कफन बांधे हुए नाकों से कहां? क्या इस बात का इंतजार है कि आज फिर जब मेरे ऊपर खुद जर्ब होगा तब मैं खड़ा होऊंगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी हुई। कलीम सिद्दीकी साहब के बाद मौलाना इदरीसी साहब की गिरफ्तारी हुई। लखनऊ में आपने देखा नौजवान एक घर के, हमें नहीं पता कौन लोग थे, मैं नहीं जानता, पर उलमा काउंसिल ने आज पूरे हिंदुस्तान में यह एक अपनी पहचान कायम कर दी है कि जब भी कहीं जुल्म होगा, जब भी कहीं जबर होगा, जब भी कहीं नाइंसाफी होगी, जब भी किसी मां के लाल को उससे छीनने की कोशिश होगी, जब भी किसी बेगुनाह नौजवान को बेगुनाह होते हुए सलाखों के पीछे धकेलने की कोशिश होगी, तो अगर कोई तहरीक उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी तो वो उलमा काउंसिल है। हम लोगों के पास फोन आया, लखनऊ से फोन आया एक औरत का रोते हुए कि उसके रिश्तेदार में उस मां के 3 बेटे थे, उसके शौहर का इंतकाल हो गया। 3 बेटे थे, उसमें से एक बेटे की अभी चंद महीना पहले शादी हुई थी और तीनों को एक साथ उठा ले गया। अभी आपने देखा दिल्ली स्पेशल सेल ने उसमें से कुछ लोगों को कह दिया कि नहीं ये दोगुना है, हमें इनसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, पर उन 3 लोगों को लखनऊ से उठाया गया, 3 एक घर के 3 भाइयों को। उनका दर्द कौन सुनेगा? उनकी उम्मीदों पे कौन खड़ा होगा? वो जो माए जिनके इस दिल में कहीं ना कहीं ये इत्मीनान है, ये सुकून है, ये यकीन है, ये विश्वास है कि अगर कोई हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगा तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल नाम की एक तहरीक है, अनिल सिंह नाम का एक लीडर है, कलीम जामी नाम का एक लीडर है, नूरुल हुदा नाम का एक लीडर है, मौलाना आमिर रशीद साहब के नाम पर एक कायद है जो हमारे लिए खड़ा होगा। उस भरोसे को जब आप ये कहते हैं ना, ये नोमान साहब का हौसला सिर्फ नहीं टूट रहा, ये उस मां का भरोसा टूट रहा। वो जो बेटी, वो जो बच्ची जिसकी शादी अभी 2-3 महीना पहले हुई थी, जिसके शौहर को उठा के लेकर चले गए बोर में उसके घर से, उस बेटी का यकीन टूटेगा। वो बहन जिसका वो भाई था, जिसे उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया बेगुनाह होते हुए, उस बहन का सीना छलनी होगा। तो इस बात को समझिए, ये हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है। उलमा काउंसिल एक ऐसी वैसी कोई दल नहीं है कि ठीक है उलमा काउंसिल खत्म हो जाएगी तो मैं सपा में चले जाऊंगा, आप बसपा में चले जाइएगा, वो कांग्रेस में चले जाएगा, ये किसी और दल में चला जाएंगे। उलमा काउंसिल एक तहरीक है जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया है, किसी एक इंसान की पैदा की हुई नहीं है, और ये जान लीजिए कि इसे कोई इंसान खत्म भी नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला, वो चाहे मैं हूं या आप। इस दर्द को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। आज पूरा मुल्क आजमगढ़ की तरफ आंख उठाकर देख रहा है कि आजमगढ़ की इस जरखेज जमीन में, इस सरजमीन में, इस इनकलाबी सरजमीन में एक तहरीक को पैदा किया, एक क़यादत को पैदा किया, एक लीडरशिप को पैदा किया, जिसके तई पूरा मुल्क नजर उठाकर देख रहा है। आज तमिलनाडु में जो सोशल मीडिया पे जो लोग जुड़े होंगे वो देखते होंगे, आज तमिलनाडु में इस्माइल साहब हमारे तमिलनाडु प्रभारी रोजाना कोई ना कोई धरना दे रहे हैं। अभी दिल्ली में वो लड़की जिसका कत्ल हुआ बुरी तरह से, क्या नाम था, कौन, साफिया अर्शिया, क्या नाम था, राबिया के लिए हम लोग तो शायद कुछ नहीं कर पाए, पर तमिलनाडु में आपकी लीडरशिप ने ट्रेन तक रोक दी। वहां पे तमाम बड़े बड़े अधिकारी पहुंच गए, उन लोगों ने फोन किया
वो लोग हिंदी नहीं बोल सकते थे, इंग्लिश में मुझसे 10 मिनट बात की कि इनको समझाइए, पूरी ट्रेन रोक कर बैठे, दिल्ली का मसला है, हम यहां से बैठकर क्या कर लेंगे, तमिलनाडु हुकूमत का कोई रोल है तो बताइए, हमारा कोई रोल है तो बताइए, हम क्या कर सकते हैं हमें बताइए, हम इनको लेके चलते हैं, गवर्नर साहब दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक डेलीगेशन बनाइए, उलमा काउंसिल वाले गवर्नर से मिलवा देते हैं, आप दिल्ली की सरकार को अपना मैसेज दे दीजिए। तो उलमा काउंसिल के नाम पर तमिलनाडु में ट्रेन रोक दी जा रही है दिल्ली के मसले के लिए, और आजमगढ़ की आवाम कह रही है कि उलमा काउंसिल कमजोर हो गई। ये सवाल है कि नहीं है? ये जान लीजिए, ये सिर्फ आपका हौसला तोड़ने के लिए, आपका मनोबल गिराने के लिए बार बार आपसे कहा जाता है। आज हालात साजगार हो गए तो एक तरफ सपा वाले, जब उलमा काउंसिल का कोई मसला आता है तो एक उलमा काउंसिल का कार्यकर्ता बैठा है, उधर सपाई, उधर भाजपाई, उधर कांग्रेसी, उधर और किसी पार्टी का, अब तो एक और पार्टी आ गई है, बिलावजाम को दुश्मन मान के चल रहे हैं। हम उन्हें भाई कहते हैं, दावत दे रहे, 2015 में खत लिखा गया, 2014 में खत लिखा गया, तमाम तरह से दावत दी जा रही, फिर भी वो दुश्मन तस्लीम कर रहे हैं। वो चारों एक होकर उलमा काउंसिल वाले को गाली देने लगते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं भाई? बताइए, देते हैं कि नहीं देते? आप बताइए, तेज बताइए मुझको। मैं भी अपने वालिदी का खून है, मैं भी आपसे सवाल ही करूंगा। वो कहते हैं ना कि मैं मुर्दों के बीच नहीं बैठा हूं, तो बताइए देते हैं कि नहीं उलमा काउंसिल वाले को गाली? देते हैं ना? क्यों? आप बताइए, कोई कमजोर को बुरा भला कहता है कि गांव में कोई लड़का पागल हो, आप गुजरिए, वो माँ की गाली आपको दे दे, अरे हटा रे पगला, उससे कोई लड़ने जाता है। पर कोई मजबूत हो, आप जानते हैं आपसे ज्यादा हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर अबे तबे बोल दिया तो आप लड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इज्जत आपके नफ्स की बात होती है। तो इसीलिए आप मजबूत हैं, और वो जानते हैं कि ये 4 लोगों का खेल था, इसमें एक नया खिलाड़ी आ रहा है, अभी नौसिखिया है, पर अगर हमने इसे खेलने दिया तो ये 4 बार तो उसकी क्वीन नहीं जाएगी, पर 5वीं बार ये क्वीन भी डाल देगा और कलर भी डाल देगा। इसलिए इसको खेल के मैदान से ही बाहर कर दो, तो चारों एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो इस बात को समझिए, अपनी तहरीक को मजबूत कीजिए। आज तमिलनाडु में, आज मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, अभी यहाँ पे भी इस प्रोग्राम के बाद महाराष्ट्र की वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। वो बार बार फोन कर रहे हैं, कल से वो आपसे ज्यादा एक्साइटेड है कि आजमगढ़ में प्रोग्राम हो रहा है। कह रहे तो मैं खुद आ जाता हूं, हमारे असम के प्रदेश अध्यक्ष जी वो आने के लिए तैयार थे। आप सोचिए, हम उनको बुलाते और यहाँ मंच पे बैठाते, फिर क्या? तो अपने गांव में, अपने घरों में जाकर लोगों को समझाइए कि आपकी तहरीक, अभी करीम साहब ने कहा कि आजमगढ़ से फरिया 16 किलोमीटर है, आजमगढ़ से सरायनी 30 किलोमीटर है, फूलपुर 40 किलोमीटर, अंबारी 50 किलोमीटर, शाहगंज 7 किलोमीटर, और हैदराबाद गूगल करके देखिए कितना दूर है। और हम तो दावत दे रहे हैं, भाई आइए साथ में हैदराबादी बिरयानी खाते हैं। आप कह रहे नहीं भाई, आप साथ न खाने को तैयार है ना खिलाने को तैयार है। अभी कितनी कोशिशें नहीं की गई, कौमी सदर साहब ने तमाम खुतूत लिखे, अभी पीस पार्टी और हम लोग गठबंधन बना, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। आप जानते हैं डॉक्टर यूब साहब 3 दिन गए हैदराबाद में, बैठे रहे मुलाकात करने के लिए, पर हमारे मोहतरम ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। यहाँ नसीम साहब बैठे हुए हैं, अभी 1 महीना हुआ होगा दिल्ली से फ्लाइट से, जिस दिन बलरामपुर में उनकी रैली थी, दिल्ली से फ्लाइट से वो भी आ रहे थे, उसी फ्लाइट में नसीम साहब थे। नसीम साहब को जानते हैं वो, क्योंकि जब हमने कहा ना कि जब कहीं मुल्क में कोई मसला पड़ता है तो उलमा काउंसिल की एक हैसियत है। हेलो, ठीक, हेलो। तो नसीम साहब यहाँ मौजूद हैं, उनको बखूबी जानते हैं मोहतरम ओवैसी साहब, पर्सनली जानते हैं। नसीम साहब गए फ्लाइट में, उसी मुलाकात हुई, वहां जाकर उन्होंने, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ हमारे कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि तमाम क़यादत मुत्तहिद हो, उसके लिए हम लगातार हमेशा कोशिश करते हैं, पर यह हमने हमेशा कहा है कि अपने वजूद, अपने जमीर, अपने खुददारी के साथ हो, और सबसे हम यही चाहते हैं। नसीम साहब गए, उन्होंने मुलाकात की ओवैसी साहब से और बात भी कही कि हम लोग चाहते हैं हम लोग साथ में काम करें। उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, पर अब भी हम कोशिश कर रहे हैं, अब भी दावत दे रहे हैं, लगातार कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, इस मंच से भी कह रहे हैं कि ये वक्त की अहम जरूरत है। मैंने आपको आजमगढ़ का एग्जाम्पल दिया, नुकसान हमारा भी हुआ, नुकसान उनका भी हुआ, और अगर हम इस बात को नहीं समझे तो आने वाले चुनाव में भी यही होगा, नुकसान उनका भी होगा, नुकसान हमारा भी होगा। पर आजमगढ़ के लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों,
हमारा नुकसान, आपका नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो हैदराबाद वापस चले जाएंगे, उनके पास लीडरशिप और जगहों पे भी है। पर अगर उत्तर प्रदेश से मुसलमानों की लोकल लीडरशिप के पैर उखड़ गए तो यकीन मानिए, जैसे आपके मुद्दे पे आज कोई आपका नाम लेने को नहीं तैयार है, कल को आपकी लीडरशिप के लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा, आपके बीच से भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसके सामने उलमा काउंसिल और पीस पार्टी का अशर सामने है। इस बात को समझने की जरूरत है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि क़यादत मुत्तहिद हो। हम इस मंच से भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आप ओम प्रकाश राजभर के घर जाने को तैयार हैं, आप शिवपाल यादव जी के घर चले जाते हैं, आप वो राम लखन पासी जिसे कोई जानता भी नहीं है उसके घर भी चले जा रहे हैं। आप हमें दावत दीजिए, हम आपके दरवाजे चल कर आएंगे। आप दावत भी मत दीजिए, बस दरवाजा खोल दीजिए, हम आपके दरवाजे चल कर आने को तैयार हैं। आप बड़े हमारे मोहतरम हैं, बिल्कुल हम अब तस्लीम करने को तैयार हैं, पर आप उसके लिए राजी नहीं, ना हमारे घर आने में तैयार है, ना अपने घर बुलाने को तैयार। ये सवाल है कि नहीं, ये अवाम के बीच आपको पहुंचाना होगा, लोगों को बताना होगा। वो जो खत थे हमारे कौमी सदर के, वो सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहे हैं सबके सामने। नसीम साहब का वाकया मैंने आपको 1 महीना पहले की बात, बलरामपुर में जब भी 1-1.5-2 महीना जो भी हुआ, बलरामपुर में जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन का वाकया है। कोई इसे इसकी वैसे हिसाब से इसकी वो कर सकता है कोई भी कि नसीम साहब ने मुलाकात की, बात की कि नहीं की, और जिस अंदाज में बात हुई मैं सारी बातों को सामने नहीं रखना चाहता, पर यह रहा कि मुस्बत बातचीत नहीं हुई। पर क्यों, आखिर क्यों, ये सवाल है कि नहीं। तो ये चीजें हैं। मैं काफी वक्त आप लोगों का ले लिया, मैं बस इस बात से अपनी बात को खत्म करूंगा कि CA/NRC का मुद्दा आया, आपकी पार्टी डिसलाइक थी, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, पर आपकी पार्टी खड़ी रही। ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, हमें सांसद में चिल्लाने का मौका नहीं मिला, मीडिया हमको हाईलाइट नहीं करती, जो भी वजह हो, जिन लोगों को करती है उन्हें करती है। जबान हमारे पास भी है, अभी किसी ने कहा भी था मुझसे पहले कि बोलने का, शायद रिजवान भाई ने कहा था कि बोलने का तरीका हमारे पास भी है। पर जो ये कानूनी लड़ाई थी, ट्रिपल तलाक एक कानून बना था, उसके खिलाफ अगर आप कहीं जा सकते हैं, जब पार्लियामेंट में आपके पास मेजोरिटी नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप बता दीजिए कितनी बिल में क्या नते गई, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की बिल आज भी पड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, उसके खिलाफ हम गए सुप्रीम कोर्ट, जो भी मुद्दा पड़ा। CA/NRC का मैटर आया, आदमगढ़ से लेकर दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर झारखंड, लखनऊ, नूरुल साहब बैठे हुए हैं, लखनऊ में ये पहुंचे, वैफा साहब पहुंचे, यहाँ आदमगढ़ में हम लोगों ने कमान संभाली। सबसे पहला आदमगढ़ में जो विरोध प्रदर्शन हुआ आवास विकास चौराहे पे हुआ। कौन सा आवास विकास चौराहा कोई धरना प्रदर्शन का स्थल है? इससे पहले कौन सा प्रदर्शन हुआ? आवास विकास चौराहे के 10 कदम पर जामतुल इरशाद है। किसने कराया, कैसे कराया? करबला के मैदान में हुआ। कौन लोग थे फ्रंट पे? ये सब किसी से ढका छिपा नहीं है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि उलमा काउंसिल काम नहीं कर रही। अब ये है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सियासी छल कपट, साम दाम दंड भेद नहीं जानते। तो जो मैंने कहा ना कि सपा बसपा भाजपा सब एक साथ बैठ जाते हैं, उनको डिमोरलाइज करते हैं, उनका हौसला तोड़ते हैं, उनका मनोबल गिराते हैं। अपने मनोबल को टाइट रखिए अपनी। और एक आखिरी बात कि अपनी आवाम से मिलना जुलना रब्त कायम कीजिए। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूरी विधानसभा नहीं संभाल रही, आप 2-4-10 गांव संभाल लें, ब्लॉक संभाल लें। हम ये सोचते हैं कि पूरी विधानसभा के चक्कर में पूरा आप एक गांव भी नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का हमें मुहासबा करना होगा। हालात बहुत बेहतरीन है, दुआ कीजिए आने वाले दिनों में। पर अगर इस तरह के हालात रहेंगे तब तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि राजनीति में मैंने कहा डेमोक्रेसी में सरों की गिनती होती है। हमारे कौमी सदर अक्सर अपनी तकरीर में कहा करते थे, ठीक कि लोग मुझसे कहते हैं मौलाना हम लोग तो साथ है, बस जौन पटिया में कुछ मजबूरी तो है। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि हेलमेट लगा के आ जाओ। क्यों? क्योंकि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। तो इस बात को समझिए, लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। आप दिल में उलमा काउंसिल से कितनी मोहब्बत रखते हैं, अपनी लीडरशिप से कितनी मोहब्बत रखते हैं, ये नहीं माने रखता। जब आपको बुलाया जाए तो आपको मौजूद रहना होगा। तो अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। और उलमा काउंसिल तेजी से अपने कारवा को आगे बढ़ा रही है, मजबूत हो रही है। और इस बात को इसलिए, फिर आखिरी बात कि मजबूत करना इसलिए भी जरूरी है कि आप देख लीजिए, दिल तड़प कर रह गया मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के वाकये के बाद। और मैं समझता हूं यही कैफियत सबकी रही होगी यहां मौजूद लोगों की। और ये बात है कि फिर वही बात आ जाएगी कि आज वो जद पे है, कल हम जद पे होंगे। इस बात को समझना होगा कि हमारी लीडरशिप को जानबूझ के हमारे सो कॉल अपने ही कमजोर कर रहे हैं। इस लीडरशिप के खिलाफ जब तक आप जमहूरी तौर पर मजबूत नहीं होंगे तब तक कोई नहीं खड़ा होगा। अपनी ताकत को मजबूत कीजिए, अपनी तहरीक को मजबूत कीजिए, अपने पार्टी को मजबूत कीजिए।
आज यहाँ जो लोग भी हैं अपने गांव-गांव में जाकर लोगों को समझाएं इस बात को। सामने चुनाव आ रहा है, इंशाअल्लाह हम इस चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस जो हमारा बना है, इसमें इस वक्त पीस पार्टी उलमा काउंसिल है। 21 तारीख को इसका ऐलान हुआ बाकायदा। अब इसमें और भी नए दल जुड़ेंगे। बहुत सारे दलों से बात हो रही है, जो छोटे छोटे दल हैं, ऐसा समाज जिनकी कोई आवाज नहीं है, उनकी लीडरशिप भी सामने आएगी। उन सबको लेकर, और हमारी कोशिश ये भी है जो लोगों के दिल में गठबंधन की होती है कि गठबंधन किया जाए। बहुत सारी बातें चल रही है, पर अभी प्राइमरी स्टेज पे उन सारी चीजों को जिक्र नहीं करना। एज अ कार्यकर्ता, आमतौर पर मैं भी कार्यकर्ता ही रहना चाहता था और कई सालों तक रहा हूं, पर्दे के पीछे ही रहा हूं हमेशा, 7-8 सालों तक। मजबूरन बड़ों ने जिम्मेदारी दी, इसलिए मुझको खराब लगता है कि मैं कुछ कहूं, पर ये मैं आज भी अपने आप को एक जमीनी कार्यकर्ता मानता हूं। एज अ कार्यकर्ता यहाँ जो तमाम लोग मौजूद हैं, ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने झंडे और डंडे को मजबूती से बुलंद करें और अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे कहीं पर हो, ताकि जो दूसरे दल के लोग हैं उनका मनोबल टूटे। हमारी भीड़ को देख के, हमारे लोगों को, हमारे जोश को, हमारे वलवले को देखकर, ना कि हमारा मनोबल टूटे। तो मैं बस इस बात से अपनी बात को खत्म करता हूं कि जिंदा हो तो फिर जिंदा, अरे उसूलों पर अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। एक बार मजबूती से आप सभी लोग नारा लगा दीजिए, इंकलाब, इंकलाब, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिंदाबाद, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।